हम लोगों का ध्यान अपनी सोने की अंगूठी की ओर था, जिस पर महीने के काम में श्याम लिखा था। आकर्षित करते हुए देवेंद्र ने कहा, मेरे मित्र श्यामनाथ ने यह अंगूठी मुझे प्रेजेंट की थी। जिस समय उसने यह अंगूठी दी थी, उसने कहा था कि मैं इसको हमेशा पहन के रखूं, जिससे वो हमेशा मेरे ध्यान में रहे। परमेश्वरी ने कुछ देर तक उस अंगूठी को देखा। इसके बाद वो मुस्कुराया। और प्रेजेंट की बात उठी है तो मैं आप लोगों को एक विचित्र और मज़ेदार किस्सा सुनाना चाहता हूँ। यकीन करना ना करना आप लोगों के हाथ में है। मैं तो बस एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। चाय तैयार हो रही थी। हम सब लोगों ने एक सुर में कहा, अरे जल्दी सुनाओ। परमेश्वरी ने आरंभ किया। 2 साल पहले की बात है। अपनी कंपनी का ब्रांच मैनेजर होकर मैं दिल्ली गया था। मेरे बंगले के बराबर में एक कॉटेज थी, जिसमें एक महिला रहती थी। उनका नाम शिवानी था। ग्रेजुएट थी, किसी गर्ल्स स्कूल में अध्यापिका थी। शाम के समय अक्सर जब मैं टहलने जाया करता था तो शिवानी जी प्रायः दिख जाया करती थी। हम लोग एक दूसरे को देखते थे, पर इंट्रोडक्शन न होने की वजह से बातचीत नहीं हो पाती थी। एक दिन जब मैं टहलने के लिए नज़दीक के पार्क में गया तो वहाँ शिवानी जी एक फव्वारे के पास खड़ी दिखी। उन्होंने मुझे देखा और वो वहाँ से चल दी। वो बहुत आराम आराम से आगे चल रही थी। मैं भी लगभग 10 गज के फासले पर उनके पीछे चल रहा था। वो बीच बीच में मुड़कर मुझे देख रही थी। अचानक उनका रुमाल गिर गया, या यूं कहूं, उन्होंने अपना रुमाल गिरा दिया, क्योंकि मैंने उनको रुमाल गिराते साफ देखा था। रुमाल गिराकर वो आगे बढ़ गई। मैंने सभ्यता के नाते रुमाल उठाकर उनको वापस करना चाहा, और मैंने ऐसे किया भी। मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला, थैंक्स। मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, अरे थैंक्स की क्या ज़रूरत थी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। शिवानी जी ने मेरी ओर देखा और बोली, आप यहीं कहीं रहते हैं क्या? मैंने आपको कई बार देखा है। जी, मैं यहीं बराबर वाले बंगले में ठहरा हुआ हूँ, अभी जल्दी में आना हुआ है। अच्छा, तो आप मेरे पड़ोसी हैं, शिवानी जी ने कहा, या यूं कहूँ मेरे सबसे निकटतम पड़ोसी। कितना अजीब है ना कि इतना पास रहते हुए भी अभी तक हम लोगों का कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। मैंने लहजे में कहा, एक आध बार इरादा तो हुआ कि अपने पड़ोसियों का परिचय प्राप्त कर लूं, और परिचय प्राप्त किए भी, मगर आप स्त्री हैं तो आपके यहाँ आने का मेरा साहस नहीं हुआ। शिवानी जी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, तो आप स्त्रियों से इतना अधिक डरते हैं, लेकिन स्त्रियों से डरने का कारण मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर आपके मन से ये डर का भूत भाग सके तो कभी मेरे घर आइए। और मैं सच कहती हूँ, स्त्रियां इतनी डरावनी नहीं होती, थोड़ी निर्बल जरूर होती हैं, और कोमल भी। उनसे डरना तो भारी भूल है। उनकी मीठी हंसी और उनकी बातों में मैं मुग्ध हो गया। वो बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उनको बुरा भी नहीं कहा जा सकता था। उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष की रही होगी। बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा, चौड़ा मुंह और घने बाल, और बड़ी लापरवाही से बने हुए बाल, गेहुआ रंग और छपी हुई मखमल की धोती, और पैरों में सितारों की काम करी हुई चप्पल। मैंने शिवानी जी को पहली बार इस तरीके से देखा था। वो जरा सी सहम गई। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, थोड़े अलग से नजर आते हैं। फिर आइएगा मेरे घर। तो फिर कल सुबह की चाय मेरे घर रही? जी बिल्कुल। मैं सुबह शिवानी जी के घर चला गया। जब मैं घर गया तो शिवानी जी किचन में कुछ काम कर रही थी। आप बैठिए, मैं बस अभी कुछ काम निपटा के आती हूँ। जी जी। मैं वहीं पास पड़े सोफे पर बैठ गया। सूरज की रोशनी वहीं लॉबी में आ रही थी। मैं भी खाली था, तो मैं खाली बैठा इधर उधर की चीजें को ध्यान से देख रहा था।
अचानक मेरी नज़र वहीं एक शीशे पर पड़ी। मैंने उसमें देखा, आंखें मेरी कुछ लाल सी हो रही थीं, बाल बिखरे से थे। मैंने उठा और अपने बालों को ठीक किया। अचानक मैंने देखा, उस ड्रेसिंग टेबल के कोने पर एक कागज चिपका था। उसमें लिखा था, प्रकाश चंद्र। यह प्रकाश चंद्र कौन है? मैं इसी सोच में रहा। मैंने शिवानी जी का पास में रखा वैनिटी बॉक्स देखा। उसके ऊपर भी एक ऐसा ही कागज चिपका था। उसमें लिखा था, सत्यनारायण। वैनिटी बॉक्स बंद किया। सत्यनारायण और प्रकाश चंद, इन दोनों ने मुझे एक अजीब चक्कर में डाल रखा था। अचानक मेरी नजर पास में रखे म्यूजिक सिस्टम पर पड़ी तो देखा, उसके ऊपर भी एक कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, ख्याली राम। वहां से हटा तो वहां पे एक फोन रखा था। उस फोन को देखा तो उस पे भी एक कागज चिपका था जिस पे लिखा था, बूटा सिंह। इसके आगे मेरी निगाह सोफे पर पड़ी। उसके पीछे की ओर भी एक कागज चिपका था, मोहम्मद सिद्दीकी। मैंने तो कमरे की चीजों को गौर से देखना आरंभ किया। सब में एक एक कागज चिपका था और हर कागज पर एक एक नाम, जैसे रामकृष्ण मेहता, पेस्टन, रामनाथ टंडन, विलियम डर्बी और जाने क्या क्या। ये सब देखकर मैं उठ ही बैठा। इतने में शिवानी जी मुस्कुराते हुए आई। और परमेश्वरी बाबू, आज बड़ी देर से सोकर उठे आप? मैंने सर झुकाए उत्तर दिया, सोकर उठे तो मुझे देर हो गई, लेकिन जब आप किचन में थी तो मुझसे एक अनजाने में एक गलती हो गई। गलती? जी, जो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, सॉरी? ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा, मैं आपके घर पहली बार आया हूँ। आज मैंने पूरी तरीके से देखा आपकी अब्सेंस में, तो मुझे कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई दी। ऐसा क्या देखा आपने? मैंने घर की हर चीज़ देखी। हर चीज़ पर एक कागज चिपका है और हर कागज पर एक पुरुष का नाम। तो चाहकर भी मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा। शिवानी जी बोली और बोली, अरे परमेश्वरी बाबू, ये रहस्य जैसा है वैसा ही रहने दो। इस रहस्य को तुम मत समझो। इस रहस्य को समझकर तुम दुखी हो जाओगे और हो सकता है तुम मुझसे नाराज भी हो जाओ। नहीं नहीं, मैं दुखी नहीं होऊंगा और ना ही नाराज होऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं। तुम मुझे बात तो बताओ। शिवानी जी वहीं कुर्सी पर बैठ गई। परमेश्वरी बाबू, ये सारी चीजें मुझे मेरे प्रेमियों से मिली हैं। याद रखिएगा, मैंने एक प्रेमी से बस एक ही चीज ली है। अब मेरे पास इतनी सारी चीजें हो गई हैं तो हर प्रेमी का नाम याद रखना असंभव था। तो मैंने उसकी दी हुई हर चीज पर उसका नाम लिख दिया। जब भी मैं इन चीजों को इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे दिल में उनकी याद जाग उठती है। परमेश्वरी बाबू, मैं अपने प्रेमियों को भूलना नहीं चाहती और ना ही भुलाना चाहती हूँ। तो आपके पास ऐसी कितनी चीजें हैं? मैंने पूछा। 79, उन्होंने जवाब दिया। क्या? 79? मैं चिल्लाकर उठ खड़ा हुआ। इतनी सारी चीजें? हाँ, प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे जीवन में आया उसने मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, लेकिन मैं उसके अंदर अपने पति का रूप को नहीं देख पाई। हर एक ने मुझे प्रेजेंट दिया और वो मैं रखते चली गई, और धीरे धीरे मुझे इन सब की आदत हो गई और ये रहस्यमय जीवन मेरे लिए एक खेल हो गया। हाँ, तो आपके लिए खेल होगा, किसी नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। नॉर्मल पर्सन ही क्यों, आपका नंबर भी 80 होगा। उन्होंने खिलखिलाते हुए हंसते हुए उत्तर दिया। मैं उस समय न जाने क्यों दार्शनिक सा बन गया। परमेश्वरी बाबू, मेरा जीवन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मेरे वास्तविक जीवन और मेरे दिखावटी जीवन में उतना ही फासला है जितना जमीन और आसमान में। शिवानी जी की कहानी सुनकर मैं वास्तव में एक दार्शनिक सा बन गया था।
मैंने कहा, जीवन एक खेल है और जब तक हम इसे खेल सकते हैं, खेलते हैं। पर ये जीवन हमारे सामने एक भयानक और क्रूर रूप लेकर कब खड़ा हो जाए, इसको कोई नहीं समझ सकता। आज जो तुम सोच रही हो, वो भविष्य में मैं उसको सोच रहा हूँ कि आज के 10 साल के बाद जब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, लोग तुम्हें देखने की कल्पना तक नहीं करेंगे। फिर ये सारी चीजें, ये सारी यादें तुम्हें सुखी बनाने की जगह तुम्हें काटने को दौड़ेंगी। तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। तुम इस अपने बनावटी खेल से अपने आप को बचा भी नहीं पाओगी और ये खेल खत्म हो जाएगा। बुढ़ापा, दुर्बलता, भूख, बीमारी, इन सब पर तुम्हें केवल और केवल पश्चाताप होगा। इसलिए मैं तुमको एक ऐसी चीज प्रेजेंट करना चाहूंगा जो आने वाले दिनों में तुम्हारे काम आ सके। इसलिए मैं तुमसे ये सारी चीजें वापस खरीद लूंगा। मैं तुमको वचन देता हूँ कि 10 साल के बाद मैं ये सारी चीजें तुमसे खरीद के तुम्हें पैसे दे दूंगा। इससे ये सारी चीजें तुम्हारे सामने से हट जाएंगी और तुम अपना बुढ़ापा आराम से काट सकती हो, और साथ ही जो तुमको पैसे मिलेंगे वो भविष्य में तुम्हारे काम आ सकेंगे। तो मैंने परमेश्वरी से कहा, ऐसा सुनकर शिवानी ने तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दिया होगा। परमेश्वरी हंस पड़ा। नहीं, उसने कुछ देर तक सोचा और फिर उसने कहा, तुमने जो कुछ कहा मैं उन सब बातों को ठीक नहीं मानती। हाँ, इतना जरूर मानती हूँ कि मैंने अपने बुढ़ापे के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हूँ कि मैं तुमको ये सारी चीजें बेच दूंगी। अभी 2 साल हुए हैं, परसों ही उसका लेटर आया है जिसमें लिखा था कि उसके पास अब 113 चीजें हो गई हैं। तो कुछ ऐसी थी मेरी कहानी।